morning, good morning. Good morning, Radhe Radhe. Good morning, good morning, good morning. Very good morning. ठीक है, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है एनवालोप, वक्रता और केंद्रज। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर सवाल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से, जो हमने फॉर्मूले अब तक पढ़े हैं एनवालोप के भी, कर्वेचर के भी, और जो इवोल्यूट होता है, इवोल्यूट तो वैसे कुछ है ही नहीं, मोटा मोटी तो वो जो कर्वेचर है उसी से जुड़ा हुआ है। कर्वेचर जो होता है, जो केंद्र होता है, उसका बिंदु पथ होता है ना, उसका बिंदु पथ होता है। जो आपका वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र को आपको चलाना है, और उसको चलाने से जो बने वो केंद्रज होगा। सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि कैसे चलाना है। तो पहले हर टाइप की जो हमने मैथ फॉर्मूले पढ़े हैं, एक्स वाई की फॉर्म में वक्रता ऐसे निकलती है, और कार्तीय रूप, मतलब कार्तीय रूप में हो, एक्स वाई में हो, वाया वाई एक्स में हो, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। उसके बाद में हमने पढ़ा टी की फॉर्म में हो तो आप ऐसे निकाल सकते। टी का मतलब यहाँ प्राचल है, प्राचल जरूरी नहीं है टी हो, प्राचल कोई और भी हो सकता है। जैसे मान लो थीटा दे दिया या एस दे दिया, कुछ और दे दिया, कई बार प्राचल के नाम बदल देता है। ये बाध्यता नहीं है कि टी के रूप में ही हो, प्राचल किसी के रूप में भी हो, ये एक्स और वाई के अलावा तीसरा बंदा होगा। फिर ध्रुवीय रूप में हो तो ये लगा देना, पादिक हो तो ये लगा देना, नेज हो तो ये लगा देना, और पी और साई हो तो ये लगा देना। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं। तो इन सारे सवालों पे ये जो मेथड जितने भी हैं फॉर्मूले, इनके ऊपर एक एक फॉर्मूले के ऊपर सवाल करते हैं, जिससे सारी चीजें जो है ना ठीक हो जाएगी। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1। तो वो कह रहा है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, मतलब वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। रेडियस ऑफ द कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए एट द पॉइंट एस बराबर ए साई। ये आपका वक्र है, इस वक्र की, जो कि सर्कल है। अभी हमें देखने में नहीं लग रहा, क्योंकि ये जो समीकरण है ये एस और साई के रूप में लिखा हुआ है। ये जो समीकरण है ये एस और साई में लिखा हुआ है, और एस और साई का जो समीकरण होता है, मैंने पहले भी आपको बताया कि कार्तीय समीकरण के हम इतने यूज टू हैं कि हमें कार्तीय समीकरण तो समझ में आ जाते हैं। जैसे हिंदी है, हमें हिंदी समझ में आ जाती है। अगर कोई तमिल बोले या तेलुगु बोले या कन्नड़ बोले तो हम किसी भी हाल में उसको नहीं समझ पाते, आस पास भी नहीं जा पाते। कारण क्या वो भाषाएं नहीं है? बिल्कुल भाषाएं हैं। जिसके साथ आप ज्यादा समय बिताते हैं, जिसके साथ ज्यादा यूज टू होते हैं, उसको ज्यादा अच्छे से समझ लेते हैं। यही तो बात है। तो अब ये सर्कल का समीकरण है, लेकिन हमें सर्कल नहीं दिखाई दे रहा, हमें बस एक समीकरण दिखाई दे रहा है जिसको कोई मायने हमारे लिए नहीं है। वही है, जैसे कोई मान लो कोई चीज अगर फ्रेंच में लिखी हुई है, तो चाहे लिखी तो हुई है, ऑब्वियसली बात है, कुछ कह भी रहा होगा, ये भी बात सच है, लेकिन हमारे लिए वो काले अक्षर भैंस बराबर है, क्योंकि हमारे लिए वो अर्थहीन है। क्योंकि जब तक आप उसको नहीं जानते तब तक वो अर्थहीन है। तो सेम कुछ ऐसा ही आपको नेज समीकरण, पादिक समीकरण, ध्रुवीय समीकरण के साथ भी होता है। हम कार्तीय समीकरण को पहचानते हैं, जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लेकिन इन समीकरण को पढ़ना नहीं जानते। तो थोड़ा सा अजीब लगेगा जब यहाँ लिखा हुआ सर्कल, तो ये सर्कल है ना, ये सर्कल है। तो आ जाओ, अभी फिलहाल ये जो समीकरण, सर्कल का समीकरण जो नेज रूप में है ना, नेज समीकरण है। तो आपका अभी जो समीकरण है वो इंटर्नस्टिक समीकरण है, नेज समीकरण है। जब नेज समीकरण होता है तो वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला आपका होता है वक्रता त्रिज्या रो बराबर ds ओवर डी साई, ds ओवर डी साई। एस का साई के साथ अवकलन कर दो, वो वक्रता त्रिज्या। सबसे छोटा फॉर्मूला यही है। तो हमें बस क्या करना है, एस का साई के साथ अवकलन करना है और वक्रता त्रिज्या हमें मिल जाएगी। तो ds ओवर डी साई ए साई का 1। ठीक है, ये आपका रो का मान आ गया। अब एक कमाल की बात यहां देखने लायक जो है कि
जो वक्ता त्रिज्या आई है वो कांस्टेंट आई है। इसका मतलब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि पॉइंट कौन सा है, हर पॉइंट पर वक्ता त्रिज्या बराबर होगी, हर पॉइंट पर वक्रता त्रिज्या बराबर होगी। ये खास बात होती है वृत्त के अंदर। मैंने आपको बताया था कल जब पढ़ा रहा था, तब मैंने कहा था वक्र जो वृत्त होता है, सर्किल जो होता है, उसकी खास बात ये होती है, आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पर जाकर आप वक्ता त्रिज्या निकालिए, हर पॉइंट के बराबर होती है, सर्कल परफेक्ट होता है, वो परफेक्ट राउंडेड होता है। इस वजह से ऐसा नहीं कि कहीं पे ज्यादा राउंड है, कहीं पे कम राउंड है, कहीं ज्यादा घुमाव है, कहीं कम घुमाव है, नहीं, जो भी घुमाव है वो पूरे सर्कल पे एक समान है। इसीलिए सर्कल पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, मतलब जो वक्ता त्रिज्या है, वो कभी चेंज नहीं होती। सर्कल के इस पॉइंट पे निकालो या उस पॉइंट पे निकालो या किसी और पॉइंट पे निकालो, नहीं बदलता। तो देखो यहाँ पे भी दिख रहा है, वक्ता त्रिज्या सर्कल की आई, कांस्टेंट आई। वरना नॉर्मली हर पॉइंट, जो नॉर्मल वक्र होते हैं, क्योंकि वो घटते बढ़ते रहते हैं, वो घटते बढ़ते रहते हैं, घटते बढ़ते रहने की वजह से उनकी जो वक्ता त्रिज्या है वो हर पॉइंट पे आपको अलग अलग मिलते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन वर्त जो है, इसीलिए वो परफेक्ट राउंड है ना। आप याद करते हैं, हम सर्कल को ऐसे कहते हैं परफेक्ट राउंड। परफेक्ट राउंड का मतलब हर जगह जो घुमाव है वो एक समान है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा घूम रहा है, कहीं कम घूम रहा है, वो आपको वृत्त में नजर नहीं आता। बाकी दीर्घवृत्त में चले जाइए, परफेक्ट नहीं है, कहीं ज्यादा मिलेगा कहीं कम मिलेगा, लेकिन वृत्त में हर जगह एक समान है ना। तो परफेक्ट राउंड, ये आपको ये वक्ता त्रिज्या भी इस बात को शो कर रही है कि हाँ भाई ये परफेक्ट राउंड है, कम ज्यादा नहीं है, हर जगह आपको सेम वक्ता त्रिज्या मिल रही है, यानी सेम घुमाव मिल रहा है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, ये है द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द पॉइंट एस साई पर ऑन द कर्व एस बराबर सी log 10 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 प्लस ये साई है, ये साई है। अरे यार, तो एस बराबर सी log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, तो इसकी वक्ता त्रिज्या कितनी है, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हम अवकलन करते हैं इसका, डी एस ओवर डी साई, सी log का 1/10 पाई बाई 4, 10 का सेक स्क्वायर, ये आपने अवकलन कर दिया। सी log का हो गया 1/10, 10 का हो गया सेक स्क्वायर, और फिर अंदर वाले का हो गया ये वाला, डी एस ओवर डी साई। थोड़ा सा सॉल्व कर लो उसको, 10 को साइन बटा कॉस लिख लो, साइन पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2, सेक का 1/cos स्क्वायर, इंटू 1/2
कॉस से कॉस कट कर दो, एक बटा सी, और ये हो गया 2 साइन π/4 प्लस i/2 प्लस psi/2 इंटू कॉस π/4 प्लस i/2। ये हमारा फॉर्मूला बन गया यहाँ पे साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला नीचे बन गया, नीचे देखोगे तो 2 साइन थीटा का फॉर्मूला आपके पास है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा, तो ये हो गया आपका 1 बटा सी, सी ऊपर था नीचे लिख दिया, सी इंटू 1 बटा साइन 2 थीटा, तो 2 से गुणा करने पर ये π/4 हो जाएगा, 5/4 जो है वो π/2 हो गया, psi/2 जो है वो साई हो गया। सी इंटू 1 बटा साइन π/4 प्लस साई हो गया कॉस साई, और ये ऊपर आके सेक साई, 1 बटा कॉस यानी सेक, तो वक्ता त्रिज्या आ गई सेक साई, सी सेक साई, सी सेक साई, यानी ये आंसर हो गया। ये वक्ता त्रिज्या आ गई, ठीक है ना। तो ने समीकरण में है, ये ने चल रहा है अभी, अभी ने चल रहा है एस और साई। अगर एस और साई है तो आपको ds ओवर डी साई करना है और आपको वक्ता त्रिज्या पता चल जाएगी। वो कोई खास पॉइंट बता दे कि भाई एस इतना है साई इतना है तो उतना रख देना। जैसे मान लो ये कहता कि साई बराबर 90 डिग्री पे निकालो या 0 डिग्री पे निकालो, तो वो पॉइंट और दे देता, पॉइंट पे निकाल लेते, हमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये जो भी हमने निकाली है ये साई पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब अलग अलग पॉइंट की अलग अलग वक्ता त्रिज्या है, क्योंकि साई पे डिपेंड आ रहा है। आपके जो रो आ रहा है उसको देखो, रो को देखो और समझो। अभी ये जनरल आया है ना, आर्मी वाला मेजर जनरल नहीं, जनरल में मतलब सबकी आ गई है। आपको अलग पॉइंट पे जाके अलग रखना पड़ेगा। किसी पॉइंट पे साई का मान कुछ होगा, क्योंकि ये तो कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। जैसे एक्स वाई होते हैं, हर बिंदु के अपने एक्स वाई होते हैं, वैसे ही हर बिंदु के अपने एस और साई होंगे। तो किसी पॉइंट पे जाओगे, किसी पे साई का मान 0 होगा, किसी पे 30 होगा, किसी पे 45 होगा, किसी पे 37 होगा, किसी पे 2 डिग्री होगा। तो वो जो साई का मान रखोगे उस हिसाब से उस पॉइंट पे अलग अलग आपको वक्ता त्रिज्या मिलेगी, क्योंकि वक्ता त्रिज्या साई पे डिपेंड कर रही है, यानी हर बिंदु की अलग अलग वक्ता त्रिज्या यहाँ पे मिलेगी, ठीक है ना। अगला, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ द कर्व एस बराबर a log cot π/4 minus psi/2 प्लस a sin psi sec स्क्वायर psi। ds ओवर डी साई, a log का कोट, log का कोट π/4 माइनस psi/2
1/cot π/4 माइनस i/2, फिर कोट का माइनस कोसेक स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर π/4 प्लस i माइनस i/2, साई/2 का -1/2, साई/2 का -1/2, फिर उसके आगे और है प्लस a साइन साई सेक स्क्वायर साई, गुणा से होगा तो साइन का हो जाएगा कॉस साई, सेक स्क्वायर साई को छोड़ दिया, फिर a साइन साई बाहर, सेक स्क्वायर का हो जाएगा 2 सेक साई और खुद सेक का सेक साई टेन साई, सेक साई टेन साई। ठीक है, ये पूरा हमने अवकलन कर दिया, लंबा था। अब यहाँ तो वैसा का वैसे हो जाएगा जैसे पिछले सवाल में हुआ था, जैसे पिछले सवाल में हुआ था वैसा ही हमें यहाँ देखने को मिलेगा। ये कॉस बटा साइन आएगा, ये 1/sin स्क्वायर आएगा, एक साइन कट जाएगा, एक साइन, एक तो ये हो गया 1/sin स्क्वायर, तो एक साइन यहाँ बच जाएगा, एक कॉस बच जाएगा और 2 बच जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ए हो गया, और ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा, साइन 2 थीटा, और 2 थीटा हो जाएगा π/2 माइनस साई, प्लस यहाँ जो एक कॉस और एक सेक कट जाएगा, एक सेक बच जाएगा, प्लस यहाँ का हिसाब किताब ये है 2a और साइन साई 2a सेक स्क्वायर साई टेन साई, दो ए साइन साई सेक स्क्वायर साई टेन साई। देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। साइन का कॉस हो गया, पलट के सेक हो गया, ये ए सेक साई हो गया, प्लस ये भी ए सेक साई है, एक और एक 2 हो गए, प्लस 2a साइन साई सेक स्क्वायर साई और टेन साई। ठीक है, एक और एक 2 हो गए, और 2a सेक साई कॉमन भी आ जाएगा, 2a सेक साई कॉमन, अंदर बचेगा 1 प्लस 2a सेक साई निकल गया, तो साइन साई सेक साई टेन साई, साइन साई सेक साई और टेन साई। ठीक है, ये हमारा बच गया। सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, कॉस लिखते ही साइन बटा कॉस टेन बन गया, 10 और 10 10 स्क्वायर हो गए, ये आपका 10 स्क्वायर बन गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर सेक स्क्वायर बन गया, और इसके साथ मिक्स होकर 2a सेक क्यूब साई हो गया, 2a सेक क्यूब साई, ये आपका ए आ गया। दो ए सेक क्यूब साई। ठीक है ना, चले आगे, बढ़िया, आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन देखो कि x और y जो है वो दोनों ही s के रूप में लिखे हुए हैं। यहाँ पे s जो है वो चाप नहीं है, s प्राचल है। यहाँ पे आपका जो s है वो प्राचल है। प्राचल मैंने कहा, प्राचल थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज करने के लिए वो क्या करता है कि कोई और नाम बदल के रख देता है। हम टी पकड़ के बैठ जाते हैं, हम सोचते हैं प्राचल तो हमेशा टी में होता है, हमेशा टी में नहीं होता, प्राचल एक नाम है। अब अगला चाहे उसका नाम कुछ भी रख सकता है ना। पैरामेट्रिक इक्वेशन का मतलब है एक्स और वाई किसी तीसरे के रूप में, एक्स और वाई किसी तीसरे के रूप में। अब वो जो तीसरा है वो जरूरी नहीं वो टी हो या थीटा हो, कोई बाध्यता नहीं है, वो तीसरा कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे एक्स और वाई किसके रूप में, एस के रूप में, तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तो जो प्राचल है वो एस है, एस के पदों में हमें एक्स और वाई दिया गया। जब प्राचालिक रूप में होता है तो हमारी समीकरण, हमारा जो वक्ता त्रिज्या का फॉर्मूला है रो,
वो ये होता है एक्स डैश, मतलब एक्स जिसके रूप में है उसके रूप में उसका अवकलन करो, स्क्वायर करो, वाई का अवकलन करो, स्क्वायर करो, और फिर दोनों को जोड़ दो और उसकी पावर 3 बटा दो, बटे नीचे एक्स का डैश, एक्स का एक बार अवकलन, वाई का 2 बार अवकलन, माइनस एक्स का 2 बार अवकलन, वाई का 1 बार अवकलन, और ये मान इसमें रख दो, ये सारे मान इसमें रख दो। ठीक है, निकालते हैं पहला अवकलन एक्स डैश, पहला अवकलन करूंगा तो कॉस का साइन आ जाएगा माइनस का साइन, एस बटा ए, फिर एस बटा ए का 1 बटा ए से ए कट गया, ये एक्स डैश आ गया माइनस साइन एस बटा ए, माइनस साइन एस बटा ए, ये एक्स डैश आ गया। अब एक बार और अवकलन भी चाहिए होगा एक्स डबल डैश, फिर से अवकलन करने पर एक्स डबल डैश साइन का हो जाएगा कॉस एस बटा ए और एस बटा ए का 1 बटा ए, ये दूसरी बार भी अवकलन हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, वाई पे आते हैं, वाई हो जाएगा हमारा वाई का डैश बराबर ए कॉस एस बटा ए और एस बटा ए का 1/a, ए से ए कट गया, वाई डैश बराबर आ गया कॉस एस बटा ए, और फिर दोबारा से किया वाई डबल डैश, तो कॉस का आ गया माइनस साइन एस बटा ए इंटू 1 बटा ए, ये आपके दोनों मान आपको मिल गए, ये यहाँ पे रख दो सवाल में, रो बराबर पहले एक्स डैश का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एस बटा ए, प्लस वाई डैश का अवकलन कर दें, वाई डैश का स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एस बटा ए पूरे की पावर 3 बटा 2 बटे नीचे एक्स डैश डैश है माइनस का साइन एस बटा ए इंटू वाई डबल डैश है हमारा माइनस 1 बटा ए साइन एस बटा ए माइनस एक्स डबल डैश हमारा है माइनस का 1 बटा ए कॉस एस बटा ए इंटू वाई डैश हमारा है कॉस एस बटा ए, ऊपर तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, 1 की पावर 3 बटा 2, ये तो हमारा 1 बन गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हो गया 1 की पावर 3 बटा 2 जो कि 1 आ गया। नीचे से आपका 1 बटा ए कॉमन आ रहा है, 1 बटा ए कॉमन, और यहाँ पे भी वही होगा साइन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस कोस स्क्वायर जिसका मान 1 हो गया, पलट के ए ऊपर चला गया, तो रो बराबर ए आ गया। और जब वक्ता त्रिज्या नियतांक आती है तो निश्चित तौर पे ये वृत्त है, निश्चित तौर पर ये जो समीकरण है ये वृत्त का समीकरण है, और अगर आप देखना चाहो तो समीकरण दिख भी जाएगा दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, अगर मैं दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ दूं तो इसका कार्तीय रूप मुझे प्राप्त हो जाएगा, ये देखो, अगर मैं वर्ग करके जोड़ दूं दोनों को तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगा, वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों समीकरण का वर्ग करके जोड़ने पर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। और जब वृत्त का केस हो ना तो उसकी त्रिज्या अगर आपको पता है तो वही वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या और वक्ता त्रिज्या वृत्त के केस में सेम होते हैं, वृत्त के केस में वक्ता त्रिज्या और त्रिज्या दोनों एक होते हैं। अगला, ठीक है ना, इस आइडिया को समझना है, जो वक्ता त्रिज्या है ना एक्चुअली जनरलाइजेशन है, व्यापीकरण है त्रिज्या का, त्रिज्या सिर्फ वृत्त तक सीमित थी, वृत्त होता है तो त्रिज्या होती है, परवलय की त्रिज्या, दीर्घवृत्त की त्रिज्या, अति परवलय की त्रिज्या, तो अगर बाकी वृत्तों में भी आपको त्रिज्या चाहिए
है ना। तो आपने कंसेप्ट क्रिएट किया वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या हर वक्र की त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या जो है वो हर वृत्त की त्रिज्या होती है। तो एक व्यापीकरण है त्रिज्या का, जनरलाइजेशन है कि आप वृत्त में तो त्रिज्या होती है, सबको पता है, लेकिन वृत्त के बाहर जब हम जाएं तो और आकृतियों में जाएं तो उनमें त्रिज्या कैसे निकलेगी, तो उनकी त्रिज्या निकालने का एक कंसेप्ट वक्रता त्रिज्या। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एट द पॉइंट एक्स वाई। अब आपका समीकरण एक्स वाई के रूप में है, तो जब आपका समीकरण एक्स वाई के रूप में होता है तो वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 नीचे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। वक्रता त्रिज्या का ये फॉर्मूला 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर की पावर 3/2 बटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ये आपका वाई रहा, इसका अवकलन ले लो। वाई का अवकलन लूंगा तो डी वाई बाई डी एक्स ए लोग का 1/sec लोग का 1/sec sec का sec x इंटू 10x और x/2 का 1/a। ए से a कट गया, ये आ गया 10x/a। अब एक बार पुनः अवकलन करने पर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 10 का sec स्क्वायर x/a और 1/a हो गया। मान रखने पर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा 10 स्क्वायर x/a की पावर 3/2 नीचे आ गया 1/a sec स्क्वायर x/a। 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर हो गया, स्क्वायर कट गया, sec क्यूब आ गया, a पलट के ऊपर चला गया, ऊपर आ गया sec क्यूब x/a और नीचे आ गया sec स्क्वायर x/a। ये आपका कट गया और a sec x/a मिल गया। ये आपके वक्ता त्रिज्या की रूप। तो आपका सी जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, ये एक्स वाई की फॉर्म में। अगर एक्स वाई का रूप हो तो आप इस तरीके से वक्ता त्रिज्या पता कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे दोबारा द रेडियस ऑफ द कर्वेचर, एस्ट्रॉइड की रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालो। एस्ट्रॉइड की वक्ता त्रिज्या क्या होगी। तो समीकरण ये रहा, लगेगा वही।
ये 2/3 आ गया x की पावर 2/3 -1 माइनस की 1/3 2/3 आगे y की पावर -1/3 dy/dx और ये 0 हो गया। अब सबको उधर ले जाओ, 2/3 का भाग दे दो और dy/dx आ जाएगा हमारे पास -x की पावर -1/3 बटा y की पावर -1/3। इन्हें पलट के प्लस की पावर बना लो, ये हो गया 1/x की पावर 1/3 और 1/y की पावर 1/3। पलट के ऊपर चला गया, y की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3। ये dy/dx हो गया। अब हमारा जो रो है वो निकाल लो, वो हो गया x1 प्लस dy/dx। एक बार और अवकलन चाहिए, dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 बटे सेकंड डेरिवेटिव d2y/dx²। एक बार और अवकलन करने के लिए फिर से d2y/dx²। दोबारा अवकलन करेंगे तो माइनस भाग का नियम लगेगा, x की पावर 1/3 बाहर, y की पावर 1/3 आगे, y की पावर -2/3 dy/dx। फिर माइनस y की पावर 1/3 बाहर, x की पावर 1/3 और x की पावर माइनस का 2/3। और बट्टे x की पावर 2/3। ये हो गया हमारा सेकंड अवकलन। अब थोड़े से मान वान रख लेते हैं, थोड़ा ठीक हो जाए। एक dy/dx का मान रखना है, वो रख दो। dy/dx का मान यहाँ रखना है, ये रख दो। तो ये हमारा हो जाएगा d2y/dx² और 1/3 कॉमन भी है, वो भी आ जाएगा बाहर। और ये हो गया x की पावर 1/3 बटे y की पावर 2/3। नीचे आके प्लस की पावर होगी इंटू dy/dx का मान हो जाएगा हमारा -y की पावर 1/3 बटा x की पावर 1/3 और -y की पावर 1/3 इंटू 1/x की पावर 2/3 और पूरे के बटे में x की पावर 2/3। ये हो गया। माइनस पूरे में से कॉमन आएगा, माइनस बाहर ले लो, कुछ कट रहा है वो काट दो। x की पावर 1/3 x की पावर 1/3 कैंसिल हो गई, y की पावर 1/3 कट गई, ये बच गई, y की पावर 1/3 नीचे बच गई, माइनस माइनस प्लस, नीचे बच गई हमारे पास y की पावर 1/3 माइनस y की पावर 1/3 बटे माइनस प्लस हो गया x की पावर 2/3 और बटे x की पावर 2/3। लघुत्तम ले लो, लघुत्तम लेने पर y की पावर 1/3 और x की पावर 1/3, x की पावर 2/3, ये दोनों आ गए। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 2/3 कट गया तो y की पावर 2/3 आ गया, साथ में नीचे है x की पावर 2/3। ठीक है, ये हो गया। थोड़ा सा और सरल हो सकता है क्योंकि x की पावर 2/3 और y की पावर 2/3 सवाल के हिसाब से ये बराबर है a की पावर 2/3 के, तो ये a की पावर 2/3 हो गया, तो थोड़ा और हल हो गया और छोटा हो गया। d2y/dx² बराबर 1/3 और a की पावर 2/3 बटे नीचे का हिसाब पूरा हो जाएगा, y की पावर 1/3 और x की पावर 4/3।
y की पावर 1/3 और x की पावर 4/3। ये हमारा हो गया। अब ले जाके समीकरण में रख दो और रो निकालो। तो रो बराबर हो जाएगा, रो बराबर 1 प्लस dy/dx का मान ये रहा, जिसका स्क्वायर करने पर y की पावर 2/3 और बटे x की पावर 2/3 और पूरे की पावर 3/2। ठीक है, शायद नीचे ऊपर वाला कट रहा होगा। बटे ये वाला 1/3 a की पावर 2/3 और बटे y की पावर 1/3 और x की पावर 4/3। ऊपर लघुत्तम ले लो। ऊपर लघुत्तम लेते ही x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 जो कि a की पावर 2/3 बन जाएगा। तो ऊपर आ गया a की पावर 2/3 बटे x की पावर 2/3 और इसकी पावर 3/2 और बट्टे वाला जो है वो पलट गया, 3 ऊपर, y की पावर 1/3 भी ऊपर, x की पावर 4/3 भी ऊपर और a की पावर 2/3 नीचे। यहाँ पे 3/2 पावर कट गई, ये a/x बन गया, a/x गुणा 3 गुणा y की पावर 1/3 गुणा x की पावर 4/3 बट्टा a की पावर 2/3। a की पावर 2/3, a में से 2/3 पावर गई, x में से 4/3 में से 1 पावर गई, तो ये हो गया 3 a की पावर 1/3, x की पावर भी 1/3 और y की पावर भी 1/3, यानी ये हमारा हो गया 3 ax/y, तीनों की पावर 1/3। तो ये हमारा आंसर आ गया बी। तो काफी लंबा कैलकुलेशन था, है ना, तो काफी लंबा कैलकुलेशन था, लेकिन पावर को ढंग से एडजस्ट और ढंग से वैल्यू रखने में ही ये सवाल था कि भाई कैसे आप इतने बड़े सवाल को, इतने कैलकुलेटिव सवाल को करते हैं। ज्यादा कुछ तो था नहीं, करना तो अवकलन ही था, अवकलन करना है, मान रखना है, लेकिन पावर थी इसलिए थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो रिस्की हो जाता है इसमें, कि अगर एक भी माइनस प्लस छूट गया तो कहानी बदल जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ ऐसे फलनों के आप याद करके रख सकते हो शॉर्ट टर्म के लिए। कुछ जो फलन ना, इनको याद करना आपके लिए फायदेमंद होगा। ये जो फेमस ग्राफ है, जैसे व्रत है, तो व्रत की आप कर्वेचर याद करके रख लो कि व्रत में इतनी आती है, इसमें इतनी आती है। तो 8-10 कर्व जो है ना, फेमस कर्व, उनको पकड़ लो और उनकी कर्वेचर याद करके रख लो, क्योंकि ऐसा पेपर में आपको एडवांटेज दिलाएगा। क्योंकि पेपर में जाओगे और आप निकालोगे, उसकी तो जगह बनती ही नहीं है ना। अब इतना बड़ा सवाल जो भी हमने किया है, करा जा सकता है, ऐसा नहीं किया जाता, लेकिन एक व्यक्ति है जो कर रहा है, एक व्यक्ति है जिसको याद है, एटलीस्ट स्टैंडर्ड कर्व तो कम से कम याद रखे ना। बाकी नॉर्मल कर्व आए तो आप निकालो, निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सारी चीजें तो याद नहीं हो सकती, सारी चीजें याद नहीं हो सकती, लेकिन कुछ चीजें तो याद हो सकती है ना। तो कुछ चीजें याद हो सकती है, उसमें से कुछ फेमस ग्राफ जो है 2-4, उनकी वक्रता त्रिज्या याद रख लो। पेपर में नॉर्मली फेमस ग्राफ ही पूछे जाते हैं, तो उनकी वक्रता त्रिज्या सीधी याद होगी, डायरेक्ट लिख दो, फायदा मिल जाएगा। इसके पॉइंट 1, 1, 4 पे वक्रता त्रिज्या ज्ञात करूं। करना भी चाहिए। कल भी एक शायद सेकंड टेस्ट में भी आपने देखा होगा, टेस्ट में भी एक सवाल डाला था जिसमें नोट में लिखा हुआ था कि कई सवाल ऐसे होते हैं, याद हो आपने टेस्ट दिया है कल जिन लोगों ने, तो टेस्ट में आपने देखा होगा कि 1-2 सवाल मैंने दिए थे और उसमें बाकायदा नीचे नोट भी लिखा हुआ है कि कुछ रिजल्ट आप याद रखोगे तो ही भलाई है। ऐसा नहीं है कि उनको किया नहीं जा सकता, लेकिन पेपर में आप उनको प्रूफ करें, ये संभव नहीं है। बहुत से रिजल्ट ऐसे होते हैं पेपर में हो जाएंगे, लेकिन 5 मिनट या 7 मिनट में होंगे, तो वो 5 या 7 मिनट या तो करो ही मत, या तो फिर सवाल को छोड़ दो। बुद्धिमत्ता इसमें, और उससे भी ज्यादा बुद्धिमत्ता इसमें है कि कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हमेशा याद करते हुए चलो।
अपनी एक नोटबुक बनाओ जिसमें स्टैंडर्ड रिजल्ट जो है वो लिखते हुए चलो, और वो अगर पेपर में आ जाते हैं तो सीधा आपको फायदा मिल जाएगा। क्योंकि जिसको आता भी होगा लेकिन याद नहीं होगा, वो कभी भी उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाएगा, और अटेम्प्ट करेगा तो वो, मैंने जैसे ये द्विधारी तलवार है, अगर सवाल को पेपर में करता है तो 5 मिनट लगेंगे, नहीं करता है तो सवाल छूट गया। इसमें सिर्फ फायदा उसको हुआ जिसने याद रखा, जिसने याद रखा उसको फायदा हुआ, बाकी दोनों को नुकसान है, छोड़ने वाले को भी नुकसान है, करने वाले को भी नुकसान है। करेगा तो 5 मिनट देगा, नहीं करेगा तो सवाल छोड़ेगा, तो दोनों में ही नुकसान है। मतलब ये वो तलवार है जो दोनों साइड से काटेगी। लेकिन अगर किसी को वो रिजल्ट याद है तो कमा गया, है ना। जैसे इसी क्वेश्चन को ले लो, अभी ये वाला क्वेश्चन ही है। अब ये क्वेश्चन जो है जिसको याद है वो तो यहाँ पे प्लस ले लेगा, जिसको याद नहीं है वो या तो छोड़ेगा और या तो करेगा, करेगा तो टाइम ज्यादा खा देगा, हो सकता है माइनस प्लस की गलती भी हो जाए, ये भी संभावना है, ये भी पूरी संभावना है कि इतने सवाल में माइनस प्लस की गलती। अच्छा, दूसरी बात, इतनी जगह कौन देगा आपको, इतना सवाल सॉल्व करने के लिए हमें जगह कौन देगा, है ना। ये भी तो देखना पड़ता है ना आगे की जगह कहाँ से मिलेगी। तो अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट वाई बराबर 1, तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल लो। रूट वाई बटा रूट एक्स, ये पहला अवकलन आ गया। दूसरा अवकलन, माइनस बाहर, अंडर रूट एक्स को छोड़ दिया, इंटू अंडर रूट वाई का 1/2 रूट वाई, खुद वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर माइनस अंडर रूट वाई बाहर, अंडर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स बट्टा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। इसमें अच्छी बात यह है कि आपको पॉइंट दिया हुआ है, अच्छी बात यह है कि पॉइंट दिया हुआ है तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/√x बटा 2√y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स का मान है माइनस अंडर रूट वाई बटा अंडर रूट एक्स माइनस 1/2 अंडर रूट वाई बटा अंडर रूट एक्स और बटे नीचे वाले का स्क्वायर जो कि x हो गया। अंडर रूट वाई से अंडर रूट वाई कट गया, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट गया, और ये माइनस का 1/2 आ गया जो कि बाहर आके प्लस का 1/2 हो जाएगा। ये प्लस का 1/2 आ गया, अंदर ये बचा 1 और ये बचा आपका रूट वाई बटा रूट एक्स और बट्टा एक्स। जैसे मैंने कहा कि अच्छी बात है कि पॉइंट आपको दिया हुआ है, इसमें आपको पॉइंट दिया हुआ है, और पॉइंट देने की वजह से कैलकुलेटिव पार्ट जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। सीधा आप अपने पॉइंटों का इस्तेमाल करो, है ना, उससे आपकी अब इतने बड़े सवाल को आपको आगे लेके जाना नहीं पड़ेगा, ये जो फायदा है ना ये मिल जाएगा। तो हम डी वाई बाई डी एक्स का मान निकाल लेते हैं उस पॉइंट 1/4 1/4 पे, 1/4 1/4 पे मान, 1/2 1/2 कट गया, माइनस का 1 आ गया। और फिर ये निकाल लेते हैं इसकी वैल्यू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की, सेकंड वाले अवकलन की वैल्यू 1/4 1/4 पे 1/2 1 प्लस 1 बटा 1/4, 1/2 1/2 कट गया और ये 4 ऊपर, 4/2 यानी 2 गुना 2, 4 ऊपर आ गया, 2 कट गया, 2 गुना 2 4।
ये 4 आ गया, वो आ गया -1, ये 4 आ गया। अब रो निकाल लो। रो बराबर होती है 1 प्लस dy/dx का स्क्वायर की पावर 3/2 बटा d2y/dx स्क्वायर। तो ये हो गया, ऊपर आ जाएगा 1 और 1 2, 2 की पावर 3/2 यानी 2√2 बटा 4, 4 से कटेगा तो 1 बटा √2 आ जाएगा। एक बटा √2 आ गया। सी आपका आंसर आ गया। अगला सवाल ये सवाल टी के पदों में है, मतलब प्राचालिक रूप में है। तो द रेडियस ऑफ द कर्वेचर एनी पॉइंट टी ऑन द कर्व x इक्वल्स टू a cos t और y इक्वल्स टू b sin t। ये दिग्वर्त है, ये दिग्वर्त है ना, इसे ध्यान से देखो तो ये दिग्वर्त है। इसे चाहो तो आप कार्तीय रूप में कर सकते हो, चाहे प्राचालिक में कर सकते हो, है ना। अगर आपसे सॉल्व करें और a को इधर ले आए और b को इधर ले आए और फिर वर्ग करके जोड़ दें तो t हट जाएगा। x बटा a बराबर cos t हो जाएगा, y बटा b बराबर sin t हो गया। और दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर, दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर हो जाएगा x बटा a का स्क्वायर प्लस y बटा b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की वैल्यू 1। x बटा a का स्क्वायर प्लस y बटा b का स्क्वायर बराबर 1। ये आपका यहाँ हो गया। अब इसको चाहे तो कार्तीय में कर लो, है ना। शायद कार्तीय वाला ज्यादा लंबा पड़ेगा बजाय प्राचालिक वाला। प्राचालिक वाले में सीधे सीधे अवकलन हो तो जाते हैं, वहां तो फिर dy/dx का मान उसमें रखो, d2y/dx स्क्वायर निकालो। इससे बेटर ये वाला ही ठीक है। इसमें सीधा हो जाएगा x डैश, और अवकलन भी आसान है। x डैश बराबर हो जाएगा माइनस का a sin t, x डैश आ गया माइनस a sin t और x डबल डैश आ गया, दोबारा करोगे तो माइनस a cos t। अब y वाले पे आ जाओ, तो y के दो अवकलन, b cos t y डैश बराबर b cos t, y डबल डैश बराबर माइनस b sin t। ये आपके x डैश, x डबल डैश, y डैश और y डबल डैश चारों आ गए। अब चारों लेके रो के मान में, फॉर्मूले में मान डाल दो। x डैश प्लस y डैश का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर की पावर 3/2 बटा x डैश y डैश x डबल डैश y डैश। x डैश हमारा आ जाएगा a sin t और y डैश हमारा आ जाएगा b cos t, और दोनों का वर्ग, ये वर्ग हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर sin स्क्वायर t प्लस y डैश का हो जाएगा b cos स्क्वायर t, b स्क्वायर cos स्क्वायर t की पावर 3/2 बटे x डैश और y डबल डैश। x डैश हमारा हो जाएगा माइनस का a sin t और y डबल डैश हो जाएगा माइनस का b sin t, तो माइनस का ए बी, माइनस माइनस प्लस ए बी sin स्क्वायर t माइनस x डबल डैश ये रहा और y डैश वो रहा, तो माइनस माइनस प्लस ए बी कोस स्क्वायर टी। ए बी कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो गया, तो ए बी नीचे आ गया। तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर टी प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर टी की पावर 3/2 और बटे ए बी। तो बी जो है वो आंसर हो गया। तो ये प्राचालिक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
अगले सवाल पे, अगला सवाल है, ये परवलय है, इनको ध्यान से साथ में देखते हुए जाना, ये वक्र परवलय है, ये परवलय है, x बराबर ए टी स्क्वायर प्राचालिक रूप में है और परवलय है। आप चाहो तो t का विलोपन करके इसको देख सकते हो। t का विलोपन, अगर यहाँ से मैं t निकालूं तो t का मान मेरा आ जाएगा y बटा 2a, और ये t का मान निकाल के मैं अगर यहाँ रख दूं तो मेरा आ जाएगा x बराबर a, और t का मान आ गया y बटा 2a और उसका स्क्वायर, और x बराबर एक a कट जाएगा, ये आ गया y स्क्वायर बटा 4a, 4a इधर चला जाएगा, y स्क्वायर बराबर आ जाएगा 4ax, यानी ये परवलय है, परवलय का प्राचालिक समीकरण है। और वैसे देखो प्राचालिक समीकरण बहुत फायदेमंद होते हैं, क्योंकि जैसे भी इसमें भी देख लो, यहाँ पे भी प्राचालिक समीकरण में चीजों को कर पाना ज्यादा आसान होता है। ऐसे ही आगे समाकलन में भी हम देखते हैं कि समीकरण के जब प्राचालिक रूप होते हैं तो उनको आसानी से हम समाकलन में भी कर पाते हैं। तो ये प्राचालिक फॉर्म जो है ना, ये बड़ी शानदार फॉर्म होती है, क्योंकि पहली बात तो ये होता है कि इसमें दो वेरिएबल नहीं होते, आपका एक ही वेरिएबल होता है टी, जो चला रहा होता है एक्स को और वाई को, यानी अब आपके दो वेरिएबल से एक वेरिएबल हो गया, तो एक तो फायदा आपको वो मिल गया कि अब आपके दो वेरिएबल नहीं है, आपके दो वेरिएबल एक वेरिएबल बन चुके हैं। तो एक से ही आपको सारी माथापच्ची करनी होती है। एक्स बराबर 80 स्क्वायर, वाई बराबर 280, तो यहाँ पे अगर हम करें अवकलन, एक्स डैश तो हमारा आ जाएगा 280, एक्स डबल डैश आ जाएगा 2a, वाई डैश बराबर 2a, वाई डैश बराबर 2a, और वाई डबल डैश बराबर 0। एक्स डैश 4a स्क्वायर टी स्क्वायर, वाई डैश 4a स्क्वायर, टू 80, वाई डबल डैश 0, एक्स डबल डैश 2a, वाई डैश बराबर 2a। चार ए स्क्वायर आपका कॉमन आ जाएगा, और 3/2 पावर मिलके 2a की पावर 3 हो जाएगी। ये हो गया 2a की पावर 2, जो कि कट गया, माइनस का 2a टी स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3/2। वक्ता त्रिज्या एक दूरी है, और दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है, तो जो पॉजिटिव वाला आंसर है वो हो जाएगा, ठीक है ना। वक्ता त्रिज्या, त्रिज्या है, त्रिज्या दूरी है, दूरी हमेशा प्लस की होती है, तो अगर माइनस में आता भी है तो भी इसको प्लस कर देने। जैसे क्षेत्रफल होता है, धनात्मक राशि होता है, क्षेत्रफल धनात्मक राशि होता है ना। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा बना है, नन ऑफ दीज, कंफ्यूजन का फायदा उठाया कि भाई माइनस में आ रहा है, तो कई लोगों को ये लगे कि भाई माइनस में आ रहा है, माइनस वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए नन ऑफ दीज। जबकि याद रखो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस है ये, रेडियस का मतलब दूरी है, और दूरी जो है वो हमेशा धनात्मक होती है, अगर माइनस आ भी जाती है तो भी उसको प्लस कर दिया जाता है। अगला, अभी हमारा आ गया आर और पी के पदों में, आर और पी के पदों में मतलब पाद्यिक रूप में, लेमिनेस्केट,
आर और पी के रूप में आपकी जो वक्रता त्रिज्या होती है रो, उसका फॉर्मूला होता है रो बराबर आर डी आर ओवर डीपी, आर डी आर ओवर डीपी। आर डी आर ओवर डीपी, यानी आर का पी के साथ आपको अवकलन चाहिए होगा। ये रहा, इसका पी के साथ अवकलन कर दो, 3r², खुद आर का डी आर ओवर डीपी, a² बाहर और पी का अवकलन 1, डी आर ओवर डीपी आ गया a² बटा 3r², a² बटा 3r², यहां मान रख दो। रो बराबर a² बटा 3r, a² बटा 3r। तो फॉर्मूले याद रखिएगा बस, बाकी तो खेल वही है। रेडियस ऑफ कर्वेचर में तो कुछ है ही नहीं, सीधा कर्वेचर निकाल, रेडियस ऑफ द कर्वेचर निकालो, तो ये चीज आपको करनी, ठीक है ना। अगला सवाल, ये आपका आ गया ध्रुवीय के अंदर, आर और थीटा में आ गया। आर और थीटा वाला थोड़ा सा लंबा है, आर और थीटा वाला थोड़ा लंबा है, कम ही याद भी कम रहता है। रो बराबर होता है r² प्लस डी आर ओवर डी थीटा, डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर की पावर 3/2 बटे, अब बटे वाला क्या था, बटे वाला है हमारा r² प्लस 2 r² प्लस 2 डी आर ओवर डी थीटा का स्क्वायर माइनस r d² r ओवर डी थीटा स्क्वायर। थोड़ा लंबा है ना, थोड़ा लंबा फॉर्मूला है। आर का थीटा के साथ अवकलन, ए 1 का 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, तो ए माइनस ए साइन थीटा। एक बार और भी चाहिए होगा तो d² r ओवर डी थीटा स्क्वायर बराबर माइनस ए कॉस थीटा। ये हमारे दोनों अवकलन आ गए। मान इसमें डाल दो, मान इसमें डालने पर रो बराबर आ जाएगा आपका, आर का मान कितना है, आर कितना है, आर बराबर है a1 प्लस कॉस थीटा। डी आर ओवर डी थीटा हो जाएगा a² साइन स्क्वायर थीटा। टू इंटू डी आर ओवर डी थीटा, a² साइन स्क्वायर आर का मान a1 प्लस कॉस थीटा इंटू d² r ओवर डी थीटा माइनस a कॉस थीटा। a² तो सब में से कॉमन निकाल लो, ऊपर से भी कॉमन आ जाएगा और a² की पावर 3/2 होकर ऊपर a³ आ जाएगा और स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और की पावर 3/2। नीचे a² कॉमन ले लो,
ये हो जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये एक ये बच गया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर का मान 1 हो गया, एक और एक है ना, एक और एक 2 हो गए, ये हमारे 2 बन गए और वो बराबर हो गया, ऊपर a बचा 2 प्लस 2 cos थीटा बटा नीचे हो जाएगा आपका cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर, cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 sin स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, टोटल बहुत सारा हो गया, तो 2 और 1 ये 3 हो गया, और 3 ही cos, 3 बाहर आ जाएगा और 1 प्लस cos थीटा हो जाएगा, इतना हो गया। क्योंकि ये हो गया 2 sin स्क्वायर 2 cos स्क्वायर, 2 कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर sin स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो 2 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, और 3 cos थीटा है, तो परफेक्टली सेट हो गया। ऊपर आप इससे आधी 2 कॉमन ले लो, 2 की पावर 3 बटा 2 यानी 2 अंडर रूट 2 हो गया, 2 अंडर रूट 2, 1 प्लस cos थीटा की 3 बटा 2 पावर है, 1 पावर कट गई तो आधी पावर बच गई, 1 प्लस cos थीटा की आधी पावर यानी 1 बटा 2 पावर। 1 प्लस cos थीटा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और इसकी पावर है 1 बटा 2, तो ये हो गया 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, cos पे स्क्वायर कट गया, cos थीटा बाई 2, तो ये हो गया अंडर रूट 2 2, ये 4a cos थीटा बाई 2, चार ए और कुछ छोड़ा हुआ कुछ है क्या, नीचे एक 3 और चल रहा है, चार ए बटा 3 cos थीटा बाई 2, 4a बाई 3 cos थीटा बाई 2, ये कार्डोइड है, कार्डोइड की वक्ता दीजिए, सारे स्टैंडर्ड वक्र हैं, ये सारे के सारे स्टैंडर्ड कर्व है, तो एक तरह से तो व्युत्पन्न भी हो गए। अब ये पेपर की दृष्टि से क्या ये संभव है, तो ये इम्पॉसिबल है, और इसको करने की कोई सलाह भी नहीं दी जाती कि ऐसे सवालों को आप पेपर में करें, आता भी हो तब भी करना समझदारी नहीं है, क्योंकि कैलकुलेटिव पार्ट इतना ज्यादा है, इतना बड़ा है कि किसी भी हाल में आप, आपकी स्पीड क्या है इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो तो इंसान ही है ना, हो तो इंसान ही, तो ऐसी तो स्पीड नहीं हो सकती कि मतलब आप रोबोट हो ऐसे तरीके से काम कर सको, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ तकरीबन तकरीबन इस सवाल को करने में अगर अभी भी आप घड़ी लगा के देखो तो शायद 3 मिनट लग गए होंगे, 3 से ज्यादा ही लग गए होंगे, तो 3 से ज्यादा लग रहे हैं तो फिर तो वो क्वेश्चन सही गलत से परे चला गया, अब वो तो गलत ही हो रहा है, उसने अपना काम करना था वो कर दिया, टाइम खाना था टाइम खा लिया, और फिर इतनी जगह, ये जो जगह दिख रही है इतनी जगह, फिर माइनस प्लस की गलतियां होना, ये भी स्वाभाविक है। तो ये जो सवाल है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता, एग्जाम ये होता है कि भाई ठीक है इसके आंसर आपको याद थे तो आपने कर दिया, नहीं याद है तो कोई बात नहीं आगे चलो। हाँ वही कह रहा ना, थोड़ा ध्यान भी रखा करो इन सवालों का कि ये सवाल प्रैक्टिस में या जब आप ट्रेंड हो रहे हैं, अभी ये ठीक है, अभी ये चीज ठीक है, अभी आप करिए क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है, आज आपके पास पूरा समय है, आप इसको 10 मिनट में करें तो भी कर सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम की दृष्टि से ये सवाल करने लायक है, मतलब नहीं। अच्छा फिर हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है, तो कम ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको समझ आए कि कौन से सवाल करने हैं और कौन से नहीं करने। अब करे बिना कैसे पता लगता है कि इस सवाल को, अगर यही सवाल सेम सवाल पेपर में आता है तो मुझे करना है या नहीं करना, तो करने से तो अनुभव होता है ना। समझो बात को कि ये नहीं कि अब तो सोचो इतना बड़ा सवाल है तो फिर हमें क्यों करवाया, जब आप पेपर के लिए मना कर रहे हो कि पेपर में करना ही नहीं है इनको, तो ये इसलिए कि करके ही तो पता चला कि इतना लंबा है और इसे पेपर में नहीं करना चाहिए। और पेपर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मांगी जाती है किसी स्टूडेंट से वो है जिसको ये ज्ञात हो, जिसको ये पता
पता हो, जिसको ये समझ हो कि कौन सा सवाल करना है, कौन सा छोड़ना है। अधिकतर बच्चों के लिए छोड़ना और करने की परिभाषा ये होती है, जो नहीं आता है वो छोड़ना है, जो आता है वो करना है। जबकि जो समझदार होता है उसके लिए परिभाषा थोड़ी सी और आगे जाती है। ये परिभाषा थोड़ी सी और आगे जाती है, गौर करिए। इसलिए मैंने कल एक बार शब्द कहे, पता नहीं कितनी बार कह चुका हूँ, सिलेक्शन उनका नहीं आता जो पढ़ाकू होते हैं, ज्यादा पढ़ते हैं। सिलेक्शन उनका आता है जो समझदार होते हैं। पढ़ाकू को सिर्फ ये समझ में आता है कि जो आता है वो करना है, जो नहीं आता है वो छोड़ना है। लेकिन जो समझदार है उसके लिए परिभाषा थोड़ी और आगे जाती है। जो आता है और जो नहीं आता है, पहले ये दो भाग होंगे। फिर जो आता है उसमें से भी 1 से 1.5 मिनट के अंदर कौन सा होता है और कौन सा नहीं होता है वो करना है ना। थोड़ा सा इतना सा इंटेलिजेंसी अगर ऐड हो जाती है तो आप चले गए उन थोड़े से लोगों में जिनका सिलेक्शन होता है। अब ये चीजें जो है ना, ये आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ती है अपनी समझदारी में। अगर ये आपके अंदर आ जाती है तो कंपटीशन खेल है समझदारी का। जो इतना समझदार हो गया, अगर नॉर्मल पूछिए आप, नॉर्मल बच्चे का यही परिभाषा होती है कि जो आता है वो नहीं आता है, आता है वो कर लूंगा, जो नहीं आता वो छोड़ दूंगा। लेकिन समझदार जानता है कि आता है वो भी जरूरी नहीं है, जो आता है वो भी उस टाइम में होता है तो। अब लोग है बाहर आके फिर चीखते चिल्लाते, हाँ हमारा तो टाइम इसमें खराब हो गया, मैं तो उन 5 प्रश्नों में फंस के रह गया, मैं 2 क्वेश्चनों में फंस के रह गया। बस ठीक है, पेपर वाला यही तो चाहता था। पेपर वाला यही तो चाहता था कि समझदारों को आगे, आपको सिर्फ पढ़ाकू बच्चे नहीं चाहिए, आपको समझदार बच्चे भी चाहिए। जो आपके सिलेक्शन में जो आते हैं वो समझदार भी होने चाहिए। तो उनको कैसे पता, ट्रैक दो, जाल बिछाओ, अपने आप फंस जाएंगे, है ना। तो वो बढ़िया काम यहाँ हो जाता है। ये पता नहीं, ये जो गीत है ना, ये पता नहीं आप लोगों ने भी कितनी बार सुना होगा। ये जो गीत है, ये भी आपने पता नहीं कितने, मैंने मतलब बहुत लोगों से यही बात सुनता, सवाल में फंस गए थे, सवाल में उलझ गए थे, पेपर में हमने इसमें टाइम खराब कर दिया, सवाल ये 4 सवालों ने हमारी पूरा पेपर खराब कर दिया। अरे भाई, फिर पेपर किस चीज की बात है, पेपर उसी चीज का तो बात है। यही तो है भाई। आप 1.25 लाख बच्चे बैठ रहे हो, मैथ्स के हिसाब से बात करें, 1.25 लाख बैठ रहे हो, 1600 सीटें, तो सबका सिलेक्शन तो करना भी नहीं ना उनको। उनको करना भी तो वही है। वो जाल बिछाए गए हैं, वो जाल बिछाए गए हैं, आप फंसे नहीं है, वो जाल बिछाए गए थे। समझदारी तो तब होती जब आप उनमें नहीं फंसते। आप फंस गए, इस बात से कंफर्म हो गया कि आप समझदार नहीं। आप उनमें फंस गए, इसका मतलब है आप समझदार नहीं। उनका काम हो गया, यही करना था उनको। अब बाहर आने का, रोने का कोई मतलब ही नहीं बनता। सीधा ये था कि आप में भी पढ़ाई तो ठीक है, लेकिन आपकी समझदारी कम है उस। और ये एक फॉर्मूला है जिसको कहते हैं न्यूटन फॉर्मूला। न्यूटन फॉर्मूला, न्यूटन फॉर्मूला क्या कहता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का न्यूटन फॉर्मूला जो कहता है कि यदि कोई वक्र मूल बिंदु पर एक्स एक्स को स्पर्श करता है, मूल बिंदु पर एक्स एक्स को स्पर्श करता है, मूल बिंदु पर एक्स एक्स को स्पर्श करता है, तो मूल बिंदु पे ही वक्रता त्रिज्या, और कहीं नहीं, सिर्फ मूल बिंदु पर, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या रो बराबर होगी मूल बिंदु पे, हर कहीं पे नहीं, मूल बिंदु पे शर्तों के साथ। वक्रता त्रिज्या होगी लिमिट y टेंड्स टू 0 एक्स स्क्वायर बट्टा 2y, एक्स स्क्वायर बट्टा 2y। तथा अगर इसको इस रूप में लिख पाना, क्योंकि ये जो सवाल है आपको इस रूप में नहीं लिख पाएंगे, अगर इस रूप में ना लिख पाए तो एक विकल्प और है आपके पास, एक और विकल्प दिया गया, वक्रता त्रिज्या 0 0 लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 r बटा 2 थीटा। ठीक है, ये आप ये वाला यूज कर सकते हैं। अभी समझते हैं इन दोनों बातों को, बहुत अच्छा फॉर्मूला है ये।
ये जो चीज है ना, इसको डिफरेंस को हम समझते हैं क्योंकि बहुत अच्छा है ये, कि कह रहा है कि भाई अगर आपका वक्र जो है, आपका वक्र है उसको देखो, क्या वो मूल बिंदु पे एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है? मूल बिंदु पे एक्स एक्स को स्पर्श कर रहा है, जवाब है हाँ। तो मूल बिंदु पे जो वक्ता त्रिज्या, मूल बिंदु पे और कहीं नहीं, मूल बिंदु पे वक्ता त्रिज्या आप इस फॉर्मूले द्वारा निकाल सकते हैं। और अगर एक्स वाई में संभव नहीं है तो आप ध्रुवीय में भी निकाल सकते हैं। अब इसी में अगर हम यहाँ आए तो यहाँ देखते हैं कि ये आपका हो गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 3x वाई। ये फॉलियम है, ये जो कर्व है ये फॉलियम है। और अगर हम फॉलियम को देखें तो फॉलियम जो है वो मूल बिंदु पे एक्स एक्स को स्पर्श करता है। फॉलियम मूल बिंदु पे एक्स एक्स को भी स्पर्श करता है और वाई एक्स को भी स्पर्श करता है। सही है ना? अच्छा, बोर्ड ब्लर हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं। क्या अभी भी आ रही है? ठीक है, देखो अभी भी प्रॉब्लम आ रही है क्या? अभी भी आ रही है? अब ठीक है, चलो आ जाओ फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा फॉलियम बिल्कुल परफेक्ट है इसके लिए। मूल बिंदु से ये जाता है, मूल बिंदु से ये जाता है, फॉलियम जो है वो मूल बिंदु से जाता है। मूल बिंदु पे एक्स एक्स जो है वो इसकी स्पर्श रेखा है। ठीक है, दोनों शर्तें यहाँ पे पूरी हो रही है। अच्छा, अब हम मूल बिंदु पे वक्ता त्रिज्या निकालना चाहते हैं। क्वेश्चन भी यही चाहता है, देखो ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब मूल बिंदु पे। वक्र भी यही चाहता है कि मूल बिंदु पे वक्ता त्रिज्या ज्ञात करो। और इसका सीधा पूछ भी, एक्स वाई वाला पूछ भी नहीं सकता क्योंकि इसका एक्स वाई वाला करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, हर किसी बिंदु पे पूछेगा भी नहीं, क्योंकि इतना लंबा सवाल तो फिर कोई करेगा भी नहीं। तो इसने यहाँ ना पूछ के इसने मूल बिंदु पे पूछा, यानी जो न्यूटन वाला फॉर्मूला है उसके आधार पे सवाल पूछा। अब न्यूटन वाले फॉर्मूले में ये वाला हम नहीं लगा सकते। ये इसलिए नहीं लगा सकते कि यहाँ से अगर मैं एक्स का मान निकालूं तो एक्स का मान नहीं निकल सकता। यहाँ से एक्स का मान संभव ही नहीं है, क्योंकि एक्स क्यूब है, एक एक्स यहाँ पड़ा हुआ है, मैं कुछ भी कर लूं, मैं एक्स को एक तरफ लाके एक्स का मान नहीं निकाल सकता। जो भी एक्स का मान आएगा वो एक्स के पदों में ही आएगा, एक्स का मान एक्स के पदों में ही आएगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर क्लास को ऑफ करते हैं एक बार, हो सकता है प्रॉब्लम हो, है ना? ठीक है, चलो इसको फिर कल कंटिन्यू करें, अगले लेक्चर जो कल होगा उसमें फिर कंटिन्यू करेंगे इसको कि कैसे ये आगे होगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो क्या पता। चलो फिर कल, कल इस अगली क्लास में तो अगला टॉपिक पढ़ेंगे, फिर कल इसको जब पढ़ेंगे फिर करते हैं। हाँ देखो, गाइडेंस क्लास शेड्यूल करते हैं आज या कल में, आज या कल में गाइडेंस क्लास जो है वो शेड्यूल कर देंगे। ठीक है, चलो अगली क्लास में मिलते हैं फिर आपसे।